हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दिस इज आयुष और आपका स्वागत है ए टू जेड स्टडी डिफेंस एग्जाम्स चैनल पे। दिस इज द पार्ट ऑफ ए टू जेड स्टडी एसएससी एग्जाम्स आल्सो। तो जो हमारा एयरफोर्स का एग्ज़ाम है एक्स एंड वाई ग्रुप यानी साइंस एंड अदर देन साइंस ग्रुप्स का, उसका आज जो है प्रैक्टिस सेट 2 है। जैसा कि मैंने आपको कहा था 25 दिन है और 25 प्लस सेट्स करवा दूंगा कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इसी पेपर से बन पाएँ, है ना। मिशन 500 जो हम करवा रहे हैं उसके अंदर आता है ये। तो आपका रीजनिंग और जो मैथ है वो भी धीरज सर करवा रहे होंगे आई होप, और आपको जो है पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। तो आप थोड़ा सा टाइम इंग्लिश पे भी दें, बिकॉज आप जानते हैं इंग्लिश कम से कम आपको 20 नंबर तो पक्के दिलाएगी, और इधर से आप अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। और आपका मॉक मैं आपको टेलीग्राम प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ के रूप में, ठीक है। तो आप लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि कल पढ़ाया था, है ना, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन से, जिससे आपको पता चले कि यहाँ 4 नंबर कैसे पक्के करने हैं। उसके बाद आगे तो सबकी मेहनत ही है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे बता रहा है ना, पहले पेन लेज़र लाइट ले लेते हैं, काम करते हैं। चलिए, अब जो रवि है इसने अपने जो उसका एंशिएंट पीसी है, अब जो यहाँ पे एंशिएंट बात करी गई है इसका मतलब है एंशिएंट पीसी यानी पुराना पीसी, ठीक है। एंशिएंट का मतलब होता है पुराना या फिर हद से ज़्यादा पुराना, ठीक है। स्विच ऑन कर, जो रवि है उसने अपने एंशिएंट पीसी को ऑन करना चाहा लेकिन कुछ हुआ नहीं, और उसने बार बार स्विच ऑन करना चाह रहा था सेवरल टाइम्स, ठीक है, सिंस ही वोक अप, जब जब वो जगा। लेकिन जो मशीन है उसने जो है बिल्कुल उसने कुछ नहीं दिखाया, है ना। गॉट द बेटर ऑफ हिम, ये जो फ्रेज़ है ये याद करिएगा, इसका मतलब होता है उसको हरा दिया या फिर उसको रिडेंस कर दिया, ठीक है। उसको हरा दिया या फिर उसको एक तरह से ये मान लीजिए कि उसको झुका दिया, जैसे कहते हैं झुकाना या फिर हराना, उसको ये कहते हैं गॉट द बेटर ऑफ हिम एंड रिफ्यूज़ टू बज। ऑन होने से उसने मतलब बिल्कुल मना है वो। अब जो अपनी सुबह को उठ के वो जो कॉफ़ी पी रहा था, ब्रू का मतलब होता है कॉफ़ी, ठीक है, ब्रू का मतलब होता है कॉफ़ी। वो अपनी वाइफ से जो है इसी बारे में बात कर रहा था। जो उसकी सिस्टम है उसकी लाइफलाइन थी, उसमें उसने मैगज़ीन और अपने कुछ पुराने जो मशीन थी जहाँ पे उसने उसे एक एक्शन के रूप में इस्तेमाल करा था, बहुत ज़्यादा समय लगा था, है ना। टुक एजिस मतलब बहुत ज़्यादा समय लगना। ये चीज़ मैं आपको इसलिए मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा रहा हूँ, इससे आपकी जो वोकेबुलरी है और जो मुहावरे पढ़ने की शक्ति है वो तेज़ हो जाएंगी, क्योंकि मुहावरे ऐसे ही आते हैं, ओके। उसने अपनी मशीन को देखा बिल्कुल मोशनलेस तरीके से, और फिर से उसने जो पीसी का है उसका टॉपिक था, उसने अपनी बीवी को बताया, नहीं वाइफ को बताया कि और जब तक उसने मतलब जब बता रहा था तो वो भूल गया था कि उसने अपनी पीसी को स्विच ऑफ करा है प्रॉपरली, दैट्स वाई इट फेल टू स्टार्ट। मतलब उसने अपनी, जैसे होता है ना, पीसी को शट डाउन करना चाहिए प्रॉपर, अगर पीसी को शट डाउन नहीं करते प्रॉपर तो ख़राब हो जाता है, इससे उसकी मदरबोर्ड या हार्ड डिस्क में फेलियर आ जाता है, इसलिए वो ऑन नहीं हो पाता है। तो उसकी जो वाइफ है उसने उसके बारे में कुछ कहा सुबह ही सुबह, जब वो अपना पर्सनल ऑफिस वर्क कर रही थी। उसने अपना डिवाइस इस्तेमाल करा, ठीक है, शी यूज़ द डिवाइस एंड वन शी हैड टू टेक अप हर किचन। उसने अपना जो भी है किचन में जो भी काम था उसने वो करा और उसने लॉग ऑफ कर दिया और चली गई। और जो एक्सप्लेनेशन था रवि के चेहरे पे वो देखने लायक था, बिकॉज एक ही चीज़ को बार बार बोलना अच्छी बात नहीं होती, इससे उसका जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाता है। चलिए इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इस पैसेज में, ठीक है, इस पंक्तियों में किस डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं पीसी के बारे में। पीसी होता है पर्सनल कंप्यूटर, अपना खुद का कंप्यूटर को कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ स्लगिश। अपोजिट का मतलब मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अगर वो एंटोनिम पूछ देता तो यही होता। आप देखिए स्लगिश का जो सिनोनिम होता है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, तो इससे आपको पता चल जाएगा एंटोनिम क्या होता है। एंटोनिम मतलब अपोजिट, सिनोनिम मतलब सिमिलर, एक जैसा, है ना, सिमिलर। स्लगिश का मतलब होता है स्लो, स्लगिश का मतलब क्या होता है, स्लो। तो इसका मतलब इसका जो उल्टा होगा, इसका जो पर्यायवाची होगा वो होगा फास्ट, है ना, स्लो का उल्टा तेज होगा। क्वेश्चन नंबर 3, रवि सुबह सुबह क्या पी रहा था, तो कॉफ़ी पी रहा था। देखा यहाँ पे कहीं पे भी ब्रू नहीं लिखा हुआ,
वाटर, लाइम, सोडा, कोक, ये सब नहीं लिखा हुआ है, ब्रू लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने पढ़ाया था सिपिंग ओवर हिज मॉर्निंग ब्रू, तो इसे कॉफ़ी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ कॉफ़ी लिखा हुआ है। ऐसे कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, जिनको प्रैक्टिस नहीं होती है इन सब चीज़ों की, वो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत खा जाते हैं और यहाँ पे अपने 0.25 नंबर गवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द मशीन गॉट बेटर ऑफ हिम। ठीक है, मशीन गॉट बेटर ऑफ हिम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने बताया हरा दिया, गॉट बेटर ऑफ हिम, है ना, हरा दिया। लेकिन वो यहाँ पे किसी व्यक्ति की बात होगी, किसी व्यक्ति या वस्तु की, यानी किसी भी इंसान की बात हो सकती है, किसी भी चीज़ की बात होती है। जैसे यहाँ पे मशीन है तो ये चीज़ है, गॉट द बेटर ऑफ हिम, इट डिफीटेड हिम। यहाँ पे इसलिए इट आया है, क्यों? हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट लगाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि वो ही है या शी है, और एनिमल्स के लिए भी हम इट लगाते हैं जब तक हमें पता नहीं होता। ओके, चलिए यहाँ पे 4 नंबर आपके पक्के हो गए, इसे आप प्रैक्टिस करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब इजी क्वेश्चन आ गए हैं, जैसा कि मैंने कल बताया था, कभी कभी ये हार्ड हो जाते हैं। अब देखिए एकदम आसान है। सबसे पहले मिस्टर शर्मा रिटायर्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ये तो बन रहा है कि हाँ भाई मिस्टर शर्मा है, वो दिसंबर के महीने में रिटायर हो गए हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका आएगा एस पी से ढूंढो, क्या ये आ गया SPQR SPQR, कोई उल्टा सीधा नहीं बनेगा इसमें, है ना। रिटायर्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर मिस्टर शर्मा, ये तो उल्टा हो गया एकदम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अभी करेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड आ गए। ओके, करेक्ट स्पेलिंग वाले जो है वर्ड आ गए। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बताइए इसमें से करेक्ट जो है उस करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा, यानी एकदम जिसकी स्पेलिंग एकदम सही हो। इसके लिए मैंने आपको बताया था आपकी वोकैब ठीक होनी चाहिए, और वोकैब कहाँ से ठीक होगी, यहाँ से। ओके, तो क्योंकि रोज़ आप पढ़ेंगे तो रोज़ आपको पता चलेगा। तो जो अकोमोडेट की स्पेलिंग होती है, वहाँ पे आधा क और पूरा क आता है। ओके, और आधा म और पूरा म आता है। आधा क और आधा क और पूरा क, यानी क, एको, ठीक है, और मोडेट मो, ठीक है, ऐसे पता चलता है। अब यहाँ पे सिर्फ क्या बोलते हैं, सी है, यहाँ पे डबल सी है, डबल है में, लेकिन यहाँ पे ए है, तो ये नहीं होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, और इसका मैं आपको मतलब बता देता हूँ। जो एकोमोडेट को, उसका मतलब होता है किसी भी बिल्डिंग का या फिर किसी भी एरिया का जहाँ पे मतलब जहाँ पे कुछ चीज़ प्रोवाइड कराई गई हो, या फिर कोई भी खाली जगह के लिए, है ना, ऐसा मतलब होता है इसका। इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है वो आपको मतलब अभी तो नहीं बता सकता, टेलीग्राम पे हो सके तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, पर लेकिन आप भी सर्च मार सकते हैं। लेकिन इसका डेफिनेशन जो है वो यही होता है कि किसी भी चीज़ के लिए या फिर किसी भी जगह के लिए थोड़ी सी स्पेस प्रोवाइड करना। क्वेश्चन नंबर 7, अब ये तो बहुत आसान है ना, मैथमेटिक्स सबको आता है, मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स। और किसी को याद नहीं होता तो ऐसे याद कर लो फिर, मैथमेटिक्स, है ना, ऐसे भी याद आप कर सकते हो, है ना, ऐसे भी याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8, गेट ऑफ एट अ टेंजेंट, ये मुहावरे या ना आ गया ना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, इस ये जो अप्रोप्रिएट है ना, इसका भी जो है स्पेलिंग ढंग से याद कर लेना यहीं से देख देख के, बिकॉज अप्रोप्रिएट का भी बहुत बार पूछा गया है। मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम जो है, इडियम जो है, इसका मतलब होता है मुहावरा, ठीक है। अब इस मुहावरे का मतलब आपको बताना है क्या है, गेट ऑफ एट अ टेंजेंट। गेट ऑफ एट अ टेंजेंट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गो ऑन एट ग्रेट लेंथ, ठीक है, सॉरी, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर 2, चेंज द सब्जेक्ट इमिडिएटली, ठीक है। क्या होता है, चेंज द सब्जेक्ट इमिडिएटली, जल्दी से सब्जेक्ट चेंज कर लो, गेट ऑफ एट अ टेंजेंट, ये होता है इसका मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अब इसमें से आपको जो ये पूरा सेंटेंस दे रखा है, ये जो पूरा सेंटेंस दे रखा है उसके लिए वन वर्ड इस्तेमाल करना है ना। वन वर्ड, ये वन वर्ड के क्वेश्चन इसे कहते हैं। हालांकि ऊपर जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में वो आपको गुमराह करने के लिए थोड़ा सा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को वन वर्ड कहते हैं जहाँ पे ये पूरा सेंटेंस दे देते हैं और इसके बारे में पूछते हैं कि इसे क्या कहेंगे। द डेट ऑन विच एन इवेंट टुक प्लेस इन अ प्रीवियस ईयर, मान लो जैसे एक कोई चीज़ हुई है ना,
क्या चीज़ हुई है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन कोई 2021 में भी हुई थी और 2022 में भी हुई है और डेट उसकी 15 है। डेट जो है उसकी 15 है, 2021 में भी डेट 15 है, 2022 में भी डेट 15 है और महीना है आपका जुलाई का मान लेते हैं। ठीक है, महीना कौन सा? जुलाई का। तो इसे कहेंगे हम एनिवर्सरी। ठीक है, एनिवर्सरी सिर्फ जो होती है शादी के लिए नहीं होती है। ठीक है, एनिवर्सरी जो होती है शादी के लिए नहीं होती है, वो किसी भी इवेंट को दर्शाती है जो 1 साल पहले हो चुका है, 2 साल पहले हो चुका है, 3 साल पहले हो चुका है। डेथ की भी एनिवर्सरी होती है। ठीक है, डेथ की भी एनिवर्सरी होती है, किसी अच्छे काम की एनिवर्सरी होती है। हाँ, उनकी भी एनिवर्सरी होती है, शादियों की भी एनिवर्सरी। पर जिसको पता है कि सिर्फ शादी की होती है, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। एंटोनिम मतलब अपोजिट। ठीक है, यानी इसका हमें उल्टा ढूंढना है। मोurnful, मोurnful का मतलब होता है थोड़ा सा उदास। ओके, मोurnful का जो मतलब होता है वो उसका मतलब होता है उदास। तो sorrowful का मतलब भी उदास होता है, डिप्रेस्ड का मतलब भी जो है उदास होता है। और जो melancholy होता है इसका मतलब भी दुखी होता है, उदास होता है। तो जो जॉयस होता है, क्योंकि जॉय आपने पढ़ा है ना, इसका ये तो आंसर सबसे आसान था। जॉयस का मतलब होता है खुश। ठीक है, जॉयस का क्या मतलब होता है? खुश, फुल ऑफ जॉय, वेरी हैप्पी, आनंद से भरा, खुशी से भरा हुआ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। सिनोनिम यानी सिमिलर यानी एक जैसा। अटेन का मतलब क्या होता है? अटेन का मतलब होता है कुछ पाना या फिर कुछ पाने में सफल होना, एकदम सफल होना। एक तरह से मान लिए ही अटेंड एट अ प्रॉपर हाइट, ही अटेंड एट अ प्रॉपर ग्रोथ और प्रॉपर हाइट। तो ये मान लीजिए कि इसके कहने का ये जो मुहावरा मैंने बोला है ना, इसका मतलब है कि वो अपनी उम्र के साथ बहुत ऊपर पहुंच गया है। तो इसका मतलब होता है अचीव करना, कुछ पाना। क्योंकि यहाँ पे लूज, अबेंडन और प्रॉस्पर दोनों का मतलब एक ही होता है। प्रॉस्पर का तो मतलब होता है सक्सेसफुल होना। ठीक है, सक्सेसफुल होना और बहुत ऊंचा होना, दोनों में फ़र्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे हमें एकदम करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ढूंढना है जहाँ पे ये लगेगा। रनिंग एट फुल स्पीड ही गॉट आउट ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो नॉर्मल चीज़ है। विंड, क्या हम अपने फेफड़ों में तूफान भरेंगे? विंड हवा, एयर हवा होती है। ठीक है, विंड का मतलब क्या होता है? तूफान। मतलब विंड जो है नेचुरल मूवमेंट होती है एयर की, एयर ब्लोइंग जिसे कहते हैं। तो ये होता है ब्रेथ, सांस। उसकी सांस फूल गई, फुल स्पीड से भाग रहा था तो उसकी सांस जो है फूल गई, ही गॉट आउट ऑफ ब्रेथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे जो है पूछा गया है। ओके, तो ये मतलब छोटा था तो इसे फिर से ठीक कर दिया। अब हाउ चाइल्डिश योर टॉक्स आर, यहाँ पे हमें बताना है कि इसका जो है एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा। इसको असर्टिव में करना है। असर्टिव का मतलब ये होता है कि आपको इसे एक तरह से उसका वैलिडेशन करना है, ट्रूथ करना है। ठीक है, बिग बेसिक होता है असर्शन का। असर्शन, अगर आपको किसी सेंटेंस को असर्टिव करना है तो उसको एक वैलिड पॉइंट देना पड़ेगा। ठीक है, एक वैलिड पॉइंट देना पड़ेगा। योर टॉक्स आर चाइल्डिश, योर टॉक्स आर चाइल्डिश नहीं, यहाँ पे बोल रहा है हाउ चाइल्डिश योर टॉक्स आर, यानी वो इसको कह रहा है कि यहाँ पे कुछ वेरी से मतलब यानी कुछ ज़्यादा है। योर टॉक्स शुड बी चाइल्डिश, शुड बी वो कह रहा है कि है, तो ये कह रहा है कि होनी चाहिए। ये क्या बात हुई? आर नॉट चाइल्डिश, ये तो हो ही नहीं सकता है ना, तीसरा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे कह रहा है तो यहाँ पे कह रहा है नहीं है। योर टॉक्स आर वेरी चाइल्डिश, तुम्हारी बातें बहुत बचकानी है। ठीक है, कितनी बचकानी है, यहाँ पे बोल रहा है कितनी बचकानी है तुम्हारी बातें। तो यहाँ पे कह रहा है बचकानी है तुम्हारी बातें। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है तुम बात बचकानी है, तुम्हारी बातें बचकानी है। नहीं, यहाँ पे कह रहा है कितनी बचकानी है तुम्हारी बातें। कितनी क्या होता है? कितनी एक वैल्यू में आ जाता है, तो वेरी यहाँ पे तो आएगा ना कि तुम्हारी बातें बहुत बचकानी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउन फॉर्म क्या होता है डू का? मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, है ना, मैंने आपको जो है ट्रिक बताई थी एक, उस ट्रिक में से एक और काम आता है। डू का जो फॉर्म होता है वो होता है आपका डीड। क्या होता है? डीड, यानी ऑप्शन नंबर डीड। कुछ लोग डज डन डिड लगाएंगे लेकिन नहीं, यहाँ पे होता है डीड। ठीक है, क्या होता है? डीड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे अब आपको पैसिव वॉइस में करना है। ठीक है, ये जो है इसको आपको पैसिव वॉइस में करना है, एक्टिव वॉइस में है। व्हेन विल यू रिटर्न द बुक,
तुम बुक कब वापस करोगे। अगर आपको पैसिव और जो है एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं आता है तो एक आसान तरीका है, उसको हिंदी में करो। सबसे पहले आप उसे खुद हिंदी में समझो। व्हेन विल यू रिटर्न द बुक, आप कब बुक वापस करोगे या फिर तुम कब बुक वापस करोगे। तो हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि जो बुक है वो तुम्हारे द्वारा कब लौटाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो बात सच है कि रिटर्न आएगा, लौटाई जाएगी, रिटर्न आएगा। ठीक है, द बुक विल बी रिटर्न बाय यू, ये इंटेरोगेटिव नहीं है बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि तुम्हारे द्वारा बुक लौटाई जाएगी, ये कह रहा है। तो यहाँ पे ये आंसर गलत हो जाता है। द बुक विल बी रिटर्न बाय यू व्हेन, नहीं, तुम्हारे द्वारा बुक तो लौटाई जाएगी लेकिन कब, ये इसको मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत है। ये यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे बता रहा है। व्हेन विल यू रिटर्न बुक का है भैया, तुम कुछ भी वापस कर सकते हो, ऐसा थोड़ी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है एकदम सही है। व्हेन विल द बुक, जो बुक है वो तुम्हारे द्वारा कब लौटाई जाएगी। व्हेन विल द बुक बी रिटर्न। ओके, तो ये होगा आपका एग्जैक्ट पैसिव वॉइस। तो आप ऐसे भी इसे जो है हिंदी में करके समझेंगे तो एकदम आसानी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे 4 अल्टरनेटिव चॉइसेस हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सबको मालूम है ना कि पहले मैंने एक बंदे से बात करी, फिर मैं तीसरे बंदे को कैसे बताऊँगा। थर्ड पर्सन जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। डायरेक्ट से, अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो थर्ड पर्सन होता है, लेकिन इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करेंगे तो शायद जो आपका, शायद कह रहा हूँ, जो आपका थर्ड पर्सन है वो इन्वॉल्व नहीं होता। ओके, ही सेड टू मी द सेइंग ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी स्टिल कंटिंजेंट। उसने मुझसे कहा, यहाँ पे क्या है, उसने मुझसे कहा। तो हम इसे इनडायरेक्ट करेंगे तो ये होगा उसने मुझसे कहा, तो हम किसी और को बताएंगे तो क्या, भाई उसने मुझे बताया। ठीक है, ऐसे ही कहेंगे ना, भाई उसने मुझे बताया। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन आप जब ये किसी और को बताएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ भाई मेरे को तो उन्होंने बताया। ठीक है, तो यहाँ टोल्ड मी आएगा। ठीक है, डैट आएगा, द आएगा। द सेइंग ऑनेस्टी, यहाँ तक सब सही है। द सेइंग ऑनेस्टी जो है यहाँ तक बिल्कुल सही है। ही टोल्ड मी दैट द सेइंग ऑनेस्टी, उसने मुझको बताया कि जो सच है ना, ऐसा माना जाता है। सेइंग, द सेइंग मतलब होता है, ऐसा माना जाता है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी जो है वॉज स्टिल कंटिंजेंट, मतलब जो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी वाला मुहावरा है ना, वो अभी भी एकदम कांस्टेंट है। तो इसमें आएगा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी वॉज स्टिल कंटिंजेंट। वॉज क्यों भाई, ये इज़ है, ये पूरा मुहावरा है, ये कभी चेंज हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये पूरा मुहावरा है, ये कभी चेंज हो ही नहीं सकता। इज़ स्टिल आ रहा है, यानी अभी की भी बात कर रहा है। ठीक है, जो अभी तक की बात कर रहा है, ये अभी तक। और ये अगर आगे भी होगा तो ये आगे भी अभी तक ही रहेगा, बिकॉज ये एक मुहावरा है और ये जब तक सच रहेगा जब तक अनंत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, बिकॉज यहाँ पे भी इज़ है और यहाँ पे भी इज़ है, तो इसलिए सही है। उसने मुझको बताया, ऐसा कहा जाता है कि जो सच्चाई है वो अभी भी बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी इज़ स्टिल कंजेंट, वो अभी भी कांस्टेंट है। ठीक है, वॉज नहीं आएगा, इज़ का वॉज कैसे हो गया, तो मुहावरा है। ठीक है, वॉज नहीं होगा यहाँ पे ये तो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे दोनों तरफ वॉज इस्तेमाल कर दिया, यहाँ पे इज़ इस्तेमाल करा है लेकिन यहाँ पे वॉज है इसे चेंज कर दिया, यहाँ पे वॉज है इसे चेंज कर दिया, तो ये इज़ आएगा। ओके, क्योंकि जो मुहावरे होते हैं ना वो कभी बदलते नहीं, हम उसको कभी भी पास्ट फॉर्म में लिख नहीं सकते। ठीक है, हम उसे पास्ट फॉर्म में लिख नहीं सकते। अब मैंने कहा नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है, ये मैंने कहा। अब आप थोड़ी ये कहोगे नाच न जाने आंगन टेढ़ा था, ये थोड़ी कहोगे, आप भी तो यही कहोगे ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जो इसकी अच्छी फॉर्म है एडजेक्टिव के लिए, इसको सेंटेंस को पूरा करने के लिए, तो बताइए। शी इज़, यहाँ पे हो रही है कंपैरेटिव डिग्री की बात, हम किसी की कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, हम किसी की कंपैरिजन कर रहे हैं अपने साथ से। शी इज़ डैश टू मी, तो मुझे वो करना पड़ेगा जो वो मुझसे कहेगी। सो आई हैव टू डू व्हाट शी टेल्स मी। ठीक है, वो मुझे करना पड़ेगा जो वो मुझको कहेगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, द सीनियर, शी इज़ द सीनियर टू मी, द नहीं आएगा। ठीक है, द नहीं आएगा। ओके, सीनियर ऑफ टू मी, वो मुझसे बड़ी का है, नहीं, बड़ी कैसे है, द सीनियर ऑफ बिल्कुल भी नहीं आएगा। फिर ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। शी इज़ सीनियर टू मी, वो मुझसे बड़ी है इसलिए मुझे वो करना पड़ेगा जो भी वो मुझसे कहेगी, ये कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है। ठीक है, चलिए
नहीं, सही है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीला इज़ दी, ठीक है, यहाँ पे क्या, शीला इज़ दी डैश गर्ल इन दी फैमिली। वो पूरी अपनी जो फैमिली में यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे यंग, यंगर, यंगेस्ट, यंगेस्ट है, यानी इसका मतलब साफ है कि वो जवान है, ठीक है, जवान से रिलेटेड कोई पूछा जा रहा है, ठीक है। वो अपनी फैमिली में, ठीक है, अपनी फैमिली में शीला कुछ है, अब क्या है हमें नहीं पता, यंग नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे जो सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री के बारे में जो भी इसमें सुपर होगा, सबसे सुपर, हम उसका इस्तेमाल करेंगे, यानी यहाँ पे आएगा यंगेस्ट, यहाँ पे क्या आएगा, यंगेस्ट आएगा। द यंगेस्ट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सुपरलेटिव के साथ कभी द इस्तेमाल नहीं होता। यंगर नहीं आएगा, सुपरलेटिव नहीं है, यंग तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो यंगेस्ट आएगा बिकॉज शीला जो है सबसे जवान लड़की है अपने घर में, ठीक है, यंगेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे आपको एरर ढूंढना है। अगर एरर नहीं होगा तो नो एरर भी है ऑप्शन में, यहाँ पे भी है, तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, इफ़ यू इन्वेस्ट योर टाइम इन फ्रिवलस एक्टिविटीज़, इसके कहने का मतलब है अगर तुम अपना समय किसी बिना काम की चीज़ों में व्यतीत करोगे, समय लगाओगे, तो यू वुड ऑब्वियसली फेल, तो तुम सही में फेल हो जाओगे। अपने मेथड को चेंज करो, चेंज द मेथड। इफ़ यू इन्वेस्ट योर टाइम इन फ्रिवलस एक्टिविटीज़ यू वुड ऑब्वियसली फेल, चेंज द मेथड, ठीक है। तो इसमें जो गलत है वो क्या है, इफ़ यू इन्वेस्ट योर टाइम इन फ्रिवलस एक्टिविटीज़, यू के साथ आएगा यहाँ पे विल, यू विल, वुड नहीं आएगा, यू वुड नहीं, तुम फेल हो जाओगे नहीं। हम ये थोड़ी कहते हैं अरे भाई तू ये काम करेगा तो पक्का पिटेगा, हम ये थोड़ी कहते हैं अरे भाई तू ये काम करेगा तो तू पिट जाएगा, ये नहीं कहते। हमें जो चीज़ पता रहती है हम उसी को कहते हैं, है ना। तो इसमें पूछा गया है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि बी पार्ट में एरर है, ठीक है, इतना पता चल गया हमें कि बी पार्ट में जो है एरर है, यहाँ पे बी पार्ट में एरर है। तो ये पूरा सेंटेंस का मतलब एक और बार जान लो, अगर आप अपना समय किसी ऐसे काम में व्यतीत करोगे जो किसी काम का नहीं है तो आप पक्का फेल हो जाओगे, यू विल ऑब्वियसली फेल। अपने मेथड को चेंज करो, चेंज द मेथड। बाकी सब सही है, बस बी ऑप्शन में यू के बाद विल आएगा, ना कि वुड आएगा, क्योंकि इफ़ के साथ, ठीक है, इफ़ के साथ जो होता है हमेशा विल आता है। जैसे कि एक ऑप्शन मान लो, इफ़ यू वुड विन द लॉटरी, अगर तुम लॉटरी जीत जाओ तो तुम पक्का एक गाड़ी खरीद लोगे। अब यहाँ पे पक्का हो गया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे यू विल ऑब्वियसली फेल, अब तुम पक्का फेल हो जाओगे, यहाँ पे ऐसी है पक्का गाड़ी खरीद लोगे। लेकिन मतलब मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, चलो अब मैं आपको लिख के बता देता हूँ, है ना, थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ। इफ़ यू वुड विन द लॉटरी, यू विल, आई थिंक मुझे लगता है, क्योंकि लॉटरी की बात हो रही है ना, लॉटरी तो ऐसा नहीं है कि जीत ही जाएंगे, है ना। पेन, आई थिंक यू विल बाय ए कार। तो यहाँ पे क्या है, इफ़ यू वुड विन द लॉटरी, अगर तुम लॉटरी जीत जाओगे तो यहाँ पे ये पक्का है, यहाँ पे जो है ये पक्का, इससे लगता है कि हाँ ये पक्का है कि ये गाड़ी खरीद लेगा, कब, जब ये लॉटरी जीत जाएगा। तो यहाँ वुड की जगह विल नहीं आएगा, विल आएगा तभी तो ये लॉटरी जीतेगा। अगर तुम लॉटरी जीत जाओगे, अगर तुम्हें लॉटरी मिल जाती है तो मुझे लगता है कि तुम एक गाड़ी खरीद लोगे, यू विल बाय अ कार, ठीक है। तो यहाँ पे वुड नहीं आएगा, इफ़ के साथ हमेशा क्या आता है, विल आता है, ये चीज़ याद रखना। इफ़ जो क्लॉज है ये प्रेजेंट टेंस है, मेन क्लॉज इसके साथ फ्यूचर आता है, यू विल फ्यूचर हो गया, यू वुड पास्ट हो गया, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इफ़ के साथ अगर इफ़ आया है तो इसके साथ जो है फ्यूचर आएगा, विल जो है फ्यूचर होता है, वुड जो है पास्ट होता है ना, विल जो है पास्ट होता है, और सॉरी वुड जो है पास्ट होता है, और जो फ्यूचर होता है वो क्या होता है, विल। ओके, अगर इससे कोई रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। कमेंट बॉक्स में करना, लाइव चैट में मत करना, बिकॉज ये रिकॉर्डेड क्लास है, हमें नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है नो एरर के लिए, है ना। ही लुकिंग आफ्टर हिज एलिंग, एलिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो एलिंग का मतलब क्या होता है, अलोन, ठीक है, अलोन, एकदम अलोन, अकेला, असहारा। अगर वो अपने
अकेले ग्रैंडफादर अपने दादा नाना कोई भी होता है ना, इनमें तो ग्रैंडफादर को नाना दादा कुछ भी बोलते हैं, हम दादा मान के चलते हैं, ठीक है। हम क्या मान के चलते हैं? दादा मान के चलते हैं। दादा को पता है ना, कुछ लोग बाबा भी कहते हैं, दादाजी बाबा जी, है ना। तो अगर वो अपने असहारे जो दादा के ऊपर नहीं देखेगा, क्योंकि वो कहीं जा नहीं सकते, एंड कैन नॉट गो एनीवेयर, अगर वो अपने देख रहा है तो वो कहीं जा नहीं सकता, तो इसलिए वो उसे लिविंग हिम अनअटेंडेड, तो वो कहीं जा नहीं सकता, क्यों? अकेला ना छोड़ दे। तो इसमें क्या आएगा ना, इसमें ए जो मैं बता देता हूँ, फिर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, फिर आप खुद से इसे एक बार लगाना तो आपको पता चलेगा। ही लुकिंग आफ्टर हिज एलिंग ग्रैंडफादर। यहाँ पे बताऊँ क्या आएगा? ही के साथ आपको पता है जो ही नहीं है इसका आंसर, ही जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा, यहाँ पे कह रहे हैं ही हिज, पहली बात तो ही के बाद इज आएगा, ठीक है। ही के बाद क्या, अगर ये जो है इसे करेक्ट करना है तो यहाँ पे आएगा ही के साथ इज। अगर करेक्ट करने के लिए बोले तो यहाँ पे आएगा ही इज़ लुकिंग आफ्टर हिज एलिंग ग्रैंडफादर। मैं आपसे बोलूँ कि अरे भाई तुम क्यों नहीं आ पाते हो खेलने के लिए या पढ़ने के लिए, तो आप कहोगे कि मेरे दादा हैं, मैं मैं उनके ऊपर देखता हूँ। अगर कोई तीसरा बंदा बोलेगा, जैसे कि मैं मान लो एग्जाम्पल देता हूँ, अब मैंने कहा, अब आपने कहा कि धीरज सर मैथ क्यों नहीं पढ़ाने आते, मैंने कहा धीरज सर मैथ इसलिए नहीं पढ़ाने आते क्योंकि उनको थोड़ा सा कुछ काम है। तो ही इज़ लुकिंग आफ्टर हिज वर्क आएगा, ही इज़ लुकिंग आफ्टर, ही इज़ लुकिंग, ठीक है। हिज के साथ आईएनजी आता है, इज के साथ जो है आईएनजी आता है, ही इज़ लुकिंग, वो अपने काम को देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है गलत हो जाता है। अब यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस ये भी है, और करेक्ट जो करेक्ट सेंटेंस है वो ये भी बन जाएगा, ही लुक्स, वो अपने असहारे दादा के लिए जो केयर करता है और कहीं जा नहीं सकता, इसलिए वो उन्हें छोड़ भी नहीं सकता, ठीक है। ही लुक्स आएगा, तो करेक्ट सेंटर यही होगा, ही लुक्स आफ्टर हिज एलिंग ग्रैंडफादर एंड कैन नॉट गो एनीवेयर लिविंग हिम अनअटेंडेड, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, मैंने एकदम एग्जाम्पल के साथ समझाया आपको। तो आप एक बार इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और 25 दिन लगातार जुड़े रहिए, यहाँ तक कि अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको संडे के दिन भी क्लास करवाऊँगा, ठीक है। संडे के दिन भी क्लास करवाऊँगा, क्योंकि हमारा गोल यही है कि मेरा गोल यही है कि मैं सबको संडे को भी क्लास कराऊँ, लेकिन संडे को अगर कुछ काम पड़ जाता है बाई चांस तो थोड़ा सा इधर उधर जाना पड़ता है, ठीक है। तो आपका जो है आज का सेशन यहीं ख़त्म हो जाता है, इसे रिवाइज़ करिएगा। PDF आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल ऐसा ही है ना, t.me A to Z स्टडी। आप उस लिंक पे क्लिक करिएगा, सीधा ग्रुप पे पहुँचेंगे, ठीक है। वहीं पे PDF आपको मिल जाएगी क्लास के कुछ घंटों बाद, है ना, क्योंकि PDF जनरेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, हमें इसमें थोड़ा सा सुधार करना पड़ता है। और जो PDF है वो आपको बता दिया कहाँ मिलेगी। इसकी जो प्लेलिस्ट है वो रेडी है, इसकी जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको वीडियो ढूंढने में भी आसानी होगी। और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन ना छूटे, ठीक है। चलिए आप कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऑफकोर्स लाइक करना, कमेंट में बताना कैसी है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, शर्माना मत, ठीक है। और पूछ लेना क्योंकि आपका पेपर में सिर्फ 1 महीना है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए अब कल मिलते हैं फिर, जय हिंद जय भारत।